Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational purposes only. I bet you didn't know, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देशों को उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से रैंक करता है। इंडिया लगातार टॉप 5 में रहता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। ये रैंकिंग दोनों साउथ एशियन पड़ोसियों के बीच मिलिट्री कैपेबिलिटीज का फर्क दिखाती है। रैंकिंग कुछ आइडिया तो देती है, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताती। इंडिया का बड़ा साइज और पॉपुलेशन होने के कारण उसे बड़ी मिलिट्री फोर्स की जरूरत होती है। पाकिस्तान, जो साइज में छोटा है, वो टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देता है। स्ट्रेटेजी का ये फर्क उनकी अलग अलग सिक्योरिटी कंसर्न्स और जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को दिखाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ नंबर्स को कंपेयर करने से उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी की पूरी जानकारी नहीं मिलती। दोनों देशों की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, जो उनकी स्ट्रेटेजिक सोच को बनाती है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमेशा बदलती रहती है। उनकी मिलिट्री ताकत को समझने के लिए उनके हालात और इरादों को समझना जरूरी है। तभी हम उनकी मिलिट्री पावर को सही से समझ पाएंगे। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा लोग हैं। पाकिस्तान की फौज काफी छोटी है। फौजियों की संख्या में यह फर्क उनकी डिफेंस प्रायोरिटीज और रिसोर्स एलोकेशन को दिखाता है। मिलिट्री खर्चे पर भी यही बात लागू होती है। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा करने वालों में से एक है, जो मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन के लिए उसकी प्रतिबद्धता दिखाता है। पाकिस्तान, जिसके पास पैसे की कमी है, वो अपने बजट का कम हिस्सा डिफेंस पर खर्च करता है। लेकिन सिर्फ नंबर्स देखना काफी नहीं है। इंडिया के बड़े वॉरफेयर्स और कई तरह की सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए बड़ी और अच्छी तरह से तैयार फौज की जरूरत है। पाकिस्तान, जिसका सामना ज्यादातर एक ही दुश्मन से होता है, अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनाता है। ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। दोनों देश अपने सैनिकों की ट्रेनिंग और नए हथियार खरीदने में काफी पैसा लगाते हैं। उनकी असली मिलिट्री ताकत का अंदाजा लगाने के लिए इन क्वालिटेटिव फैक्टर्स को समझना जरूरी है। लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC इंडिया और पाकिस्तान के बीच अनसुलझे झगड़े की याद दिलाता है। ये बॉर्डर, जो कश्मीर को बांटता है, हमेशा फायरिंग और झड़पों का कारण बना रहता है। मुश्किल इलाका और मौसम LOC पर तैनात सैनिकों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। कई सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद अक्सर फायरिंग होती रहती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है और अविश्वास बढ़ता है। युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है। दोनों देश LOC पर भारी फौज तैनात रखते हैं और नए हथियार और सर्विलांस सिस्टम लगाते हैं, ताकि दुश्मन को रोका जा सके। इस लड़ाई का आम लोगों पर भी असर होता है। LOC के पास रहने वाले लोग अक्सर गोलाबारी का शिकार होते हैं और हमेशा डर में जीते हैं। उनकी मुश्किलें शांति की जरूरत को दिखाती हैं। कश्मीर का मुद्दा दक्षिण एशिया का एक पुराना वाउंड इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पर छाया रहता है। ये इलाके का झगड़ा, जो इतिहास में जड़ा है और राष्ट्रवाद से भड़का है, मिलिट्री टेंशन का मुख्य कारण है। इंडिया का मानना है कि पूरा जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा है। पाकिस्तान कश्मीर घाटी पर अपना दावा करता है और कहता है कि वहां मुस्लिम ज्यादा हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है। इसी वजह से कई जंग और झड़पें हुई हैं। दोनों देशों ने कश्मीर में अपनी फौज तैनात की है और वेपन्सों की होड़ में शामिल है। टेररिज्मी गुट भी इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। ये गुट, जो LOC के दोनों तरफ काम करते हैं, अक्सर फौज और आम लोगों पर हमला करते हैं, जिससे हिंसा और अविश्वास बढ़ता है। 5वां भाग, परछाई में ड्रैगन, चीन का इन्फ्लुएंस। इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में चीन का बढ़ता असर एक और मुश्किल पैदा करता है। इंडिया ने चीन और पाकिस्तान के बढ़ते मिलिट्री कोऑपरेशन पर चिंता जताई है और इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, ने इंडिया की चिंता बढ़ा दी है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सड़कों, रेलवे और पाइपलाइनों का नेटवर्क है, ने दिल्ली में खतरे की घंटी बजा दी है। इंडिया CPEC को चीन की घेराबंदी की कोशिश मानता है, जिससे उसे हिंद महासागर में ज्यादा पहुंच मिल जाएगी। पाकिस्तान में चाइनाई फौजियों की मौजूदगी, जो CPEC की सुरक्षा के लिए बताई जाती है, ने टेंशन बढ़ा दिया है। इस तीन देशों के रिश्ते का रीजनल सिक्योरिटी पर बड़ा असर पड़ता है। इंडिया की चिंता है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर
दो तरफ से युद्ध छेड़ सकते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छठा भाग आंतरिक संघर्ष, स्थिरता और सिक्योरिटी। बाहरी खतरों के अलावा इंडिया और पाकिस्तान दोनों को आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी मिलिट्री तैयारियों और स्ट्रेटेजिक सोच को प्रभावित करती है। ये आंतरिक कारण उनकी डिफेंस पॉलिसी और प्रायोरिटीज को आकार देते हैं। इंडिया को कई आंतरिक सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे माओवादी विद्रोह और जातीय कॉन्फ्लिक्ट। इन चुनौतियों के लिए काफी फौजी संसाधनों की जरूरत होती है, जिससे बाहरी खतरों से ध्यान हट जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान दशकों से धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद से जूझ रहा है। इन चुनौतियों का उसके समाज, अर्थव्यवस्था और सेना पर गहरा असर पड़ा है। स्थिरता और प्रगति के लिए दोनों देशों के लिए इन आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटना जरूरी है। एक सुरक्षित घरेलू माहौल बाहरी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद करता है। सातवां भाग आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता का गोल। हाल के वर्षों में इंडिया ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पहल में रेट छाया गया है। यह प्रयास विदेशी सप्लाईकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित है। इंडिया ने अपने घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें उन्नत हथियार, विमान और नौसेना के जहाजों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह रणनीतिक शिफ्ट उसकी तकनीकी प्रगति में बढ़ते विश्वास को रेट चाहता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम इस पहल का एक महत्वपूर्ण घटक रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को आकर्षित करना चाहता है। वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर इंडिया अपनी स्वदेशी क्षमताओं में तेजी लाना चाहता है। आत्मनिर्भरता के लिए यह प्रयास कई कारकों से प्रेरित है, जिनमें आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां, भू राजनीतिक अनिश्चितताएं और वैश्विक हथियार बाजार में एक अग्रणी कंपनी के फॉर्म में उभरने की इच्छा शामिल है। आठवां भाग अग्निवीर क्रांति, भारत की आर्मियों को नया फॉर्म देना। अग्निवीर योजना भारत की सैन्य भर्ती प्रक्रिया में एक आमूलचूल परिवर्तन को एक गेम चेंजर माना गया है। यह अल्पकालिक भर्ती मॉडल, जिसका उद्देश्य एक युवा और अधिक चुस्त सेना बनाना है, भारत की सैन्य तत्परता के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। इस योजना के तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की अवधि के लिए की जाती है, जिसके बाद एक निश्चित प्रतिशत को स्थायी कमीशन की पेशकश की जाएगी। यह मॉडल नए लोगों के निरंतर प्रवाह की अनुमति देता है, जबकि सरकारी खजाने पर समग्र पेंशन बोझ को कम करता है। अग्निवीर योजना को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ ने कम सेवा अवधि और रेजिमेंट परंपराओं पर इसके इम्पैक्ट पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि सरकार का मानना है कि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और संसाधन आवंटन के अनुकूलन के लिए यह आवश्यक है। अग्निवीर योजना की सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें प्रशिक्षण की प्रभावशीलता, कुशल कर्मियों की अवधारण दर और अग्निवीरों के लिए पर्याप्त सेवा के बाद के अवसरों का निर्माण शामिल है। 9वां भाग वैश्विक सैन्य रुझान, वेपन्सों से लैस वर्ल्ड। भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति की तुलना बदलते वैश्विक सैन्य ट्रेंड्सों की पृष्ठभूमि में सामने आती है। इन व्यापक गतिशीलता को समझना उनकी सापेक्ष पावरियों और कमजोरियों के व्यापक मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, नए सिरे से महाशक्ति प्रतिस्पर्धा और उन्नत तकनीकों के प्रसार से प्रेरित होकर हाल के वर्षों में वैश्विक सैन्य व्यय में वृद्धि हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक वेपन्सों और साइबर युद्ध का उदय आधुनिक युद्ध की प्रकृति को बदल रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने के लिए इन उभरती प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश कर रहे हैं। युद्ध की बदलती प्रकृति गैर राज्य कंपनियों के उदय और सामूहिक विनाश के वेपन्सों के प्रसार के साथ वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करती है। इस जटिल और तेजी से विकसित हो रहे सुरक्षा वातावरण में भारत और पाकिस्तान दोनों को आर्थिक बाधाओं और घरेलू प्राथमिकताओं के साथ अपनी सुरक्षा अनिवार्यताओं को संतुलित करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है।